लास्ट टाइम हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली एनवायरमेंट क्लियरेंस क्लाइमेट चेंज उसमें। सो अंत में हमने बात करी थी इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, जहां पर ये रायो समिट और इन द ईयर 1992 और उसके आगे चल के फिर अलग अलग जो भी कन्वेंशन ट्रीटी वगैरह हुए। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए क्योटो, लीमा एंड पेरिस तक पहुंचे हम। इंडिया का जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्या रुख है उसकी हमने बातें करी। क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैकेनिज्म है और अपने नेशनल लेवल पे टैक्स और अलग अलग स्कीम के नाम पे क्या क्या फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसकी हमने बात करी। तो कुछ इस तरह हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट क्लियरेंस वो पिलर खत्म किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो पिलर है बैंकिंग एंड फाइनेंस। एज सच बैंकिंग फाइनेंस में हमने जब लेक्चर सीरीज की शुरुआत की तभी से ज्यादातर थियरी कंटेम्पररी इशू कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस L1 पावर पॉइंट सीरीज, तो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, फिर बैंकिंग सेक्टर का आजादी से पहले उसके बाद का एवोल्यूशन, नरसिम्हन कमिटी, प्राइवेट बैंक लाइसेंसेस, ये वो सारी बातें। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे वो जनधन, किसान विकास पत्र, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, उसकी बातें करी थी। बैंक्स और सामने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इंस्टीट्यूशंस, उनके क्लासिफिकेशन, उसकी भी चर्चा करी। आगे L2 पावर पॉइंट सीरीज के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की बात करी थी कि कोई भी कंपनी शुरू करनी हो या एक्सपांड करना चाहिए तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, दो तरीके से ले सकते हो, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंस। फिर उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, उसके क्या फायदे नुकसान और प्रोविजन रहते हैं, सेंसेक्स की गिनती कैसे होती है, फिर ये सहारा, NSCL, शारदा चिट फंड स्कैम, और ऐसे फिर से परिवर्तन ना हो उसके लिए जस्टिस BN श्री कृष्णा फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके क्या क्या प्रावधान थे वो सारी चर्चा करी। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वोडाफोन और नोकिया के क्या टैक्स केसेस बन रहे थे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसे और मजबूत करने के लिए ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, उसके अंदर ये अलग अलग प्रकार की कंपनियां, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सारी बातें। सो एज सच बैंकिंग फाइनेंस में ज्यादातर थियरी, करंट, कंटेम्पररी इशू, MCQ और मेंस पॉइंट से हमने देख लिए हैं। एक पिलर तब बच गया था इंश्योरेंस वाला, जो हम आज देखेंगे। सो एज सच आप जब ये पावर पॉइंट डाउनलोड करेंगे तो वो आप L2 सीरीज में पाएंगे। L2 सीरीज में सबसे अंतिम पावर पॉइंट था L2P4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी एक्ट। तो उसके बाद से L2P5 एंड P6 देयर विल बी फॉर इंश्योरेंस, उसके थियरी, करंट, कंटेम्पररी और अमेंडमेंट रिलेटेड चीज। आज तो हम ये केवल इंश्योरेंस की ही बात करेंगे। अगली बार मिलेंगे तो बैंकिंग फाइनेंस में सर्वे का क्या नया बोलना है, तो उसने कुछ रिफॉर्म्स बताए हैं, बासेल नॉर्म्स की बात करी, डबल फाइनेंशियल रिप्लेशन के नाम पे कुछ मुद्दों की चर्चा की है। तो L2P7 से वो अगली बार मिलेंगे तो वो चर्चा करेंगे। खैर, आज जो हमने बातें करनी है इंश्योरेंस रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, न्यू पेंशन स्कीम, EPFO, ESIC, ये सारी चीजें क्या है, और लेटेस्ट पेंशन में क्या चला, अटल पेंशन योजना, तो उसके क्या सैलिएंट फीचर हैं। सेकंड थिंग, वी विल फोकस ऑन इंश्योरेंस, तो उसकी थियरी, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, वो सारी बात करेंगे। और उसके बाद बात जो चलेगी वो इन द सेम मैनर लाइक वी हैड लर्न दैट बैंकिंग सेक्टर, कि अंग्रेजों के जमाने में बैंकिंग सेक्टर कैसा था। पहले फिरंगी बैंक थी, फिर अपनी देशी बैंक आई, उनको कंट्रोल करने के लिए RBI, फिर नेशनलाइजेशन किया, फिर नरसिम्हन कमिटी, फिर न्यू बैंक लाइसेंसेस। तो उसके पैरेलल ही यहाँ पर कुछ बातें चल रही है कि आजादी से पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या चेहरा था, आजादी के बाद क्योंकि वो पूरा सिस्टम खड्डे में ही होगा तो उसका नेशनलाइजेशन क्यों कैसे किया गया, आगे चल के फिर सरकारी जो नेशनल सरकारी इंश्योरेंस कंपनी बनी LIC, 4 अलग जनरल इंश्योरेंस, GIC, तो उन सबके जो भी सैलिएंट फीचर पॉइंट्स की बात करेंगे। आगे लगा कि भाई सरकारी जैसे बैंक पर्याप्त नहीं थे, उसी प्रकार सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी पर्याप्त नहीं, तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए और इन सभी पे रेगुलेशन, सुपरविजन करने के लिए कोई अलग से संस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लेट 90s में एक IRDA बनाए गए और ये अपने नए अमेंडमेंट से उसके पावर्स में और बढ़ोतरी की गई है। तो वो पूरा क्या मुद्दा है। एज सच इंश्योरेंस अमेंडमेंट आपको पता ही होगा क्या है, 26% FDI बढ़ा के 49% करना है। तो उसके फायदे नुकसान क्या, उसकी कुछ चर्चा करेंगे। और ये सारी चीजें तो होती रही, बट ये भी जरूरी नहीं है कि केवल प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा FDI दे दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ही होगा। तो ग्रामीण इलाकों में ये लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक तो आपने काम कर दिया कि जनधन अकाउंट के नाम पे सबका बैंक का खाता खोल दिया, बट अकेला वो पर्याप्त नहीं है, इंश्योरेंस के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये उनके क्या सैलिएंट फीचर है वो बात करेंगे। और अंत में ये इंश्योरेंस एजेंट, उनके इंटरमीडियरीज और फिर
आपको कोई कंप्लेंट है तो ओम्बड्समैन सिस्टम और उसमें क्या कुछ नया हुआ, वो मैटर पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पिलर सोशल सिक्योरिटी वाला। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये चीज क्या है, ऐतिहासिक इसकी क्या भूमिका रही, फिर ESIC, EPFO इनका क्या मुद्दा है, NPS अटल पेंशन योजना। फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े सेलिएंट फीचर टाइप के मुद्दे देख लेते हैं। बैक एंड सेल्फ स्टडी में आप क्या देखोगे, चैप्टर 8 है इंडिया ईयरबुक में, कम्युनिकेशन एंड IT, वहां पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इस वाले पेज पे मिल जाएगा। चैप्टर 13 है फाइनेंस, वहां पर ये पेंशन इंश्योरेंस सेक्टर, बट वो ज्यादातर आंकड़े ही दिए हैं, कोई खास काम की चीज है नहीं, और जो काम की चीज है वो आज इस स्लाइड में कवर है, तो वो नहीं देखोगे तो चलेगा। देन इन चैप्टर 21 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे 620 से आगे अलग अलग सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड लॉस दिए गए हैं, आप वो आराम से पढ़िएगा, पर्टिकुलरली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट EPFO APFC जॉब। खैर आते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी चीज क्या है और उसका क्या महत्व है। एज सच सोशल सिक्योरिटी का फंडा ये है, कोई वर्कर, कामदार और उसकी फैमिली को हेल्थ एंड अदर जॉब रिलेटेड इवेंचुअलिटी से बचाना है। हेल्थ एंड वर्क रिलेटेड इवेंचुअलिटीज क्या क्या होती है, एक तो आदमी बीमार हो सकता है, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है, या किसी कारण से वो कंपनी दुकान बंद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की हेल्थ या वर्क रिलेटेड इवेंचुअलिटी से बचाने वाला ये सोशल सिक्योरिटी, वो आपको क्या करेगा, सिकनेस है, मैटरनिटी है तो ट्रीटमेंट का पैसा देगा। अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई, हाथ पैर मान लो कोई इंडस्ट्रियल दुर्घटना में चला गया, तो रिहेबिलिटेशन के नाम पे आपको कुछ ये जयपुर फूट या ऐसा कुछ लगा दिया और आपको कोई नई स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, सो रिहेबिलिटेशन। और यदि आपकी डेथ हो गई या फिर कि आपका रोजगार चला गया, तो उस केस में आपको कंपेंसेशन आपको या आपकी परिवारजनों को दिया जाएगा। यदि सोशल सिक्योरिटी का ऐसा कोई प्रोविजन ना हो तो क्या हो सकता है, देयर विल बी नो ह्यूमन डिग्निटी, आदमी भिखारी हो सकता है, लाइक दैट। सेकंड, डेस्टिट्यूशन की समस्या। थर्ड, क्राइम बढ़ता जाएगा, चाइल्ड लेबर की समस्या, प्रोस्टिट्यूशन की समस्या, राइट, यू कैन ऑल एक्सट्रापोलेट। भाई એટલા રાજાપાઠમાં કેમ આવી જાવ છો કે ભાઈ મોબાઈલ ચાલુ રહી જાય તમારું, ધ્યાન રાખો। आगे सोशल सिक्योरिटी, ऐतिहासिक पूर्व भूमिका देखते हैं। इसका कौन है जन्मदाता, सर विलियम बेवरिज, बंगाल में जन्म हुआ और एज सच ये एक इकोनॉमिस्ट थे। 1942 में इन्होंने सोशल इंश्योरेंस के नाम पे के रिलेटेड एक रिपोर्ट दिया। 1945 में ब्रिटेन के अंदर चर्चिल को बदल के क्लेमेंट एटली की सरकार बनी, और क्लेमेंट एटली ने बोला कि हाँ, इन्होंने जो जो ये सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, सोशल लेजिस्लेशन की बात की है, वो अब बेवरिज रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब वहां पर यूके में तब से फंडा ये लगाया गया, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव आपकी सोशल सिक्योरिटी होगी, सबको मुफ्त में मेडिकल इलाज दिया जाएगा, लाइक दैट। तो ब्रिटिश में तो ये हुआ। भारत के अंदर क्या, आजादी से पहले इन द ईयर 1944 प्रोफेसर B.P. अदारकर, इनकी एक कमिटी और उसके हिसाब से फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम आजादी से पहले ही 1944 में लागू हो गई, और इस कारण से सरदार पटेल ने उनको छोटा बेवरिज ये उपाधि भी दी। वाई, क्योंकि जैसे यूके में बेवरिज रिपोर्ट से काम चला, वैसा यहाँ इनके इनिशिएटिव से काम चला। आगे चल के इन द ईयर 1948 ये एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना। अब क्योंकि ये एक्ट के चलते कोई चीज बनी होगी, सो वी विल कॉल इट ESIC कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेशन, कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसमें क्या फर्क होता है वो पुराने स्लाइड्स आप देख लीजिएगा। खैर आगे फिर डेट टाइप जीके मैं पढ़ूंगा नहीं, इस तारीख को ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था, अगर इसकी कोई परीक्षा है और वो देनी हो तो ये जीके सब तैयार करके जाना पड़ेगा। खैर, सो ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, उसके चलते क्या क्या आपको फायदे दिए जाते हैं, ये सारे सेलिएंट फीचर है। एज सच फॉर यूपीएससी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरी परीक्षाओं के लिए वो तो देख लेना। तो एक तो बना ESIC, आगे एक और चीज बनी EPFO, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 51 में ऑर्डिनेंस बना, 52 में कानून लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगह पे। और ये पूरा काम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हक में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। EPFO को याद रखना होगा तो 3 का आंकड़ा याद रखना। एक तो 3 पार्टी वाला कोई इनका बोर्ड है और 3 प्रकार की ये स्कीम चलाते हैं। 3 पार्टी वाला इनका बोर्ड, या जिसको हम बोलते हैं ट्राई पार्टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये ट्रस्टी बोर्ड में क्या होता है, एक तो पार्टी सरकार वाली जहां पर केंद्र और राज्य सरकार के 15 नुमाइंदे, दूसरी एम्प्लॉयर्स, मालिक प्रकार के, या जो भी, तो
उनके 10 नुमाइंदे, एंड थर्ड विल बी एम्प्लॉइज वर्कर, उनके 10 नुमाइंदे। तो ऐसे 3 पार्टी, सरकार, मालिक, दूसरे कामदार, ऐसा करके ये ट्राइपार्टिट बोर्ड बना है। और ये बोर्ड की पूरे दिशा निर्देश में 3 स्कीम ईपीएफओ चलाता है। एक चलाता है प्रोविडेंट फंड के लिए, दूसरी पेंशन के लिए और तीसरी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए। अब इनके क्या सेलिएंट फीचर है आप घर पे आराम से पढ़ लीजिए। फॉर यूपीएससी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो ईपीएफओ वगैरह में, एपीएफसी में काम लग सकता है। खैर, सो ईपीएफओ मतलब 3 पार्टी वाला बोर्ड और 3 प्रकार की स्कीम चलाते हैं और थोड़े थोड़े समय पे ये न्यूज में रहते हैं। तो ईपीएफओ का फंडा क्या है? एक, आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, सो यू आर एन एम्प्लॉई और आपका ऊपर कोई एम्प्लॉयर है। सो कुछ फंडा ऐसा रहता है, यदि आपका पगार ये 15,000 से कम हो तो आपने अपनी बेसिक सैलरी का 12% इतना इस फंड में देना होगा और सामने उतना ही पैसा आपके मालिक ने देना होगा। तो इस प्रकार से कुछ पैसा जमा हुआ, किसी खोखे में चला गया, दैट इज ईपीएफओ फंड। अब इस फंड से पैसा कहां कैसे निवेश करना है वो कौन तय करेगा? उनका ट्रस्टी बोर्ड, वो 3 पार्टी वाला, याद करो, सरकार, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। उस पे उन्होंने जहां पर भी पैसा निवेश किया होगा, ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, दूसरे ऐसे सरकारी निगमों के बॉन्ड वगैरह में, वहां से पैसा राइट कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा और वो रिटर्न फिर ईपीएफओ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस काट के नीचे आप सब कर्मचारियों को देगा। तो एनुअल रिटर्न हर साल वो पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं। इस साल का एनुअल रिटर्न क्या डिक्लेयर किया है? 8.75%। खैर, बैक एंड में कि ये आपने पैसा जमा कराना है, राइट। सो वो पैसा जमा करा तो जैसे सेविंग अकाउंट नंबर रहता है, ऐसा कुछ यहां पर होना चाहिए। तो एज अ न्यू इनिशिएटिव ये बोला गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, दैट इज यूएएन। और इसका फायदा ये है, आप एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह भी चले गए तो आपका यूएएन सेम टू सेम रहेगा। मतलब आपका जो जो कंट्रीब्यूशन होता रहेगा पूरे करियर के दौरान, सरकारी प्राइवेट कंपनी जहां पर भी, तो वो अंदर अंदर गिनता जाएगा। पहले ये नहीं था तो तकलीफ पड़ती थी, और क्योंकि इतने सारे फॉर्म वगैरह भरने पड़ते तो ज्यादातर कर्मचारी ये करते कि अपना ईपीएफओ वो फंड डिपॉजिट तुड़वा के फिर नया जाके नया अकाउंट खुलवाते थे। तो वो एज ऑफ डूइंग के नाम पे अब हमारे पास एक ही चीज है, यूएएन। तो कर्मचारी के लिए क्या है? यूएएन। तो सामने मालिक के लिए क्या? मालिक तो कई सारे उसके कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा जमा कराता होगा। तो ऐसे एम्प्लॉयर्स को दिया गया लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उनका अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल है, दैट इज कॉल्ड श्रम सुविधा पोर्टल। तो ये एम्प्लॉयर ने जो जो कर्मचारियों का जो पैसा जमा करा है वो पूरा डेटा वहां पर चलता रहेगा। और स्वाभाविक है कुछ लोग गड़बड़ियां भी करते होंगे तो उस पर इंस्पेक्शन आएगा। तो इंस्पेक्शन का जो भी रिपोर्ट है, दूसरे ऑडिट अकाउंट के जो भी रिपोर्ट जमा कराने हैं, वो पूरा मैटर अब ऑनलाइन चलेगा। फायदा इसका क्या? इंस्पेक्टर राज, ब्राइबरी राज वो थोड़ा कम होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बैक एंड में इस तरफ अब यहां से इन लोगों ने पैसा डाला है, कंट्रीब्यूशन ट्रस्टी बोर्ड ने तय किया है, कहीं पैसा निवेश हो रहा है। अब वहां से कुछ 3 कारणों से ये चर्चा में रहता है। फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है कि ये पूरे जो पोर्टफोलियो में जितना पैसा पड़ा है, इट इज बेटर कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में यूज किया जाए। पर्टिकुलरली एनएचएआई के द्वारा जो भी हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें ये पैसा डालना चाहिए। एज सच अभी के लिए ये पैसा जा रहा है कहां पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, नरेंद्र मोदी सरकार आने पर उन्होंने ये बोला कि प्रति महीने कम से कम आपको 1,000 रुपए का पेंशन हम गारंटी करते हैं इफ यू हैव सब्सक्राइब टू दिस स्कीम। सेकंड, मोदी सरकार ने बोला ये जो खोखे में पैसा पड़ा है, मतलब आपका ईपीएफओ का कॉर्पस, उसके अंदर से 5% पैसा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में निवेश किया जाएगा। 2 फायदे होंगे इसके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फंडा क्या था? वो कुछ सरकारी निगम उनके सिक्योरिटीज वो एक खोखे में डाल दिए, गोल्डमैन सैक्स उसका राइट फंड मैनेजर था, और नीचे फिर उसके यूनिट बिक रहे थे। सो अगर ऐसे कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इसका निवेश जा रहा है, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट में सुविधा रहेगी। एंड सेकंड थिंग, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के ये जो एनुअल रिटर्न है अपना कितना 8.75%, उससे ज्यादा कुछ आमदनी हो सके। तीसरा कारण, ये ईपीएफओ जो है उसका एक एपेलेट ट्रिब्यूनल रहता है, बट उसके ऑफिसरों की कई समय से नियुक्ति नहीं हुई। तो इन 3 कारणों से ये ईपीएफओ चर्चा में रहता है। तो ये एक पिलर खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं एनपीएस, वो भी कुछ इसी तरह से है। यहां पर एज सच हम ये नहीं बोल सकते एम्प्लॉयर, क्योंकि इवन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो भी पर्टिकुलरली ये उनके लिए भी चलता रहता है। फंडा कुछ ऐसा था, 1 जनवरी 2004 तब से जो भी केंद्र सरकार में नौकरी में लगे हैं उनके लिए ये सिस्टम
कंपलसरी बन गया एक्सेप्ट दोज पीपल हु जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। फंडा कुछ ऐसा था, ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी उसका 10% बेसिक और डीए उतना पैसा वो डालेंगे और सामने सरकार कुछ पैसा डालेगी और ये पैसा इधर जाएगा, राइट। सो ये एनपीएस का जो भी फंड है ऊपर उसका ओवरऑल सुपरविजन मॉनिटरिंग कौन करेगा? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए को स्टैट्यूटरी संस्था बनाने के लिए 2013 में कानून बनाया गया, 2014 से वो असल में लागू हुआ, लाइक दैट। लेकिन पीएफआरडीए इस फंड का खुद संचालन नहीं करता। एनपीएस के अंदर अलग अलग फंड मैनेजर रहते हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त चूज करने हैं कि एचडीएफसी, एसबीआई, एलआईसी एंड लाइक दैट। दूसरी बात, ईपीएफओ में तो हमने देखा फिक्स्ड एनुअल रिटर्न कितना 8.75%। यहां ऐसा नहीं होता, यहां तो डिपेंड करता है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपका पैसा हम कहां पर निवेश करें। इफ यू से कि मेरा पैसा एसेट जी में डालो आप, मतलब केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, देन यू कुड थिंक कि क्या होगा, आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। सेकंड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसेट सी में डालिए आप, मतलब ऐसी फिक्स्ड इनकम टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा तो थोड़ा हो सकता है उससे ज्यादा मिले। एंड एसेट ई दैट इज इक्विटीज। इक्विटीज में आपको अच्छा भी हो सकता है कि बड़ा रिटर्न मिल जाए, बुरा भी हो सकता है कि धारणा से कम हो, राइट। इक्विटीज मतलब डिविडेंड आएगा, डिविडेंड में आपको पता है प्रॉफिट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। सो लाइक दिस 8.75% नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स कि आपने किस प्रकार का अपना पोर्टफोलियो चुना है। आगे बात, जैसे ईपीएफओ में कर्मचारी को क्या मिला? यूएएन। यहां पर क्या मिलता है? प्राण। प्राण मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ये अकाउंट दो टाइप के रहते हैं। टीयर 1 अकाउंट उसको बोलते हैं कि आपने पैसा डाला वो रिटायरमेंट एज के बाद ही आपको वापस मिलेगा, बीच में नहीं, और टैक्स का फायदा रहेगा। टीयर 2 एक प्रकार का सेविंग अकाउंट, मतलब आप पैसा डालते रहो, जब मर्जी आए आप पैसा निकाल भी सकते हो इवन बिफोर योर रिटायरमेंट, लेकिन तकलीफ ये रहेगी कि टैक्स में उसमें फायदा नहीं मिलेगा। सो लाइक दिट ये पिलर चलता रहा। सेकंड थिंग, यहां पर हमने देखा कि एम्प्लॉयर थोड़ा कंट्रीब्यूट इस प्रकार से कर सकता है। तो यदि कॉर्पोरेट कंपनियां चाहती हैं कि हम ज्वाइन करें, कि कंपनी खुद कुछ पैसा डाले उसके एम्प्लॉय का कुछ जाए, तो एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल भी चलता है, अलग से उसके नियम कानून वगैरह। सरकार भी कुछ ऐसा करती है कि एक तो अपने जो कर्मचारी है उनके लिए कुछ पैसा डालेंगे, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर जो कि किसी और स्कीम में उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, उनको हम स्वावलंबन के नाम पे उनको भी थोड़ा पैसा वो डाले, थोड़ा पैसा हम डाले, को कंट्रीब्यूशन में ये गेम चलती रहे। आगे तो 1 जनवरी 2004 से ये गेम चल रहा था। फिर 2009 में बोला गया कि सभी भारत के नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए ये वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं ऑन वॉलेंटरी बेसिस। आगे 2010 में स्वावलंबन स्कीम लेके आए, मतलब यदि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो और आपको ईपीएफओ, प्लांटेशन हो या ऐसे कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिला है, तो आप यहाँ पैसा डालो और सामने सरकार भी अपनी तरफ से पहले कुछ वर्षों के लिए थोड़ा थोड़ा को कंट्रीब्यूशन करती रहेगी। और जैसे यहाँ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कवर कर लिया, आगे चलते राज्य सरकारों ने भी कवर कर दिया। और सर्वे बोलता है केवल 2 राज्यों ने ये नहीं किया है। चर्चा में ये इसलिए रहता है कि एज सच अराउंड 80 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ज्यादा अब नए बकरे मिल नहीं रहे हैं। नए बकरे क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज इट डज नॉट एंजॉय दैट ई स्टेटस। ये क्या चीज है? आप ऐसी कोई भी पेंशन स्कीम में ज्वाइन करो तो मतलब सबसे पहले आपने पैसा डिपॉजिट किया, देन उस पे आपको कुछ ब्याज लाइक समथिंग रिटर्न मिल रहा है, और जब मैच्योरिटी होगी तो आप ये ब्याज मुद्दल जमा करके आपके हाथ में पूंजी आएगी। तो यदि आपने ये ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड में ऐसा पीपीएफ में पैसा डाला है, तो ये तीनों स्टेज पे आपको वो सारी रकम इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। दैट्स व्हाई पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईपीएफ एंड पीपीएफ। लेकिन एनपीएस की क्या तकलीफ है? पहले स्टेज पे एग्जेम्प्ट, दूसरे स्टेज पे एग्जेम्प्ट, बट ऑन थर्ड स्टेज मतलब जब रिडीम करेंगे आप, ये ब्याज मुद्दल साथ में जो पैसा आया वो आपका टैक्सेबल है। दैट्स व्हाई करीब 80 लाख के आसपास तो सब्सक्राइबर मिल गए, बट उसके आगे जंप नहीं हो पा रहा है। सो हर साल जब भी बजट आता है या ऐसे ही सभी एक्सपर्ट अपने कॉलम लिखते हैं तो बोलते हैं ये होना चाहिए। नया क्या लेके आई सरकार? दैट इज अटल पेंशन योजना। बजट 2015 में अनाउंसमेंट हुआ और फिर उसके गाइडलाइन तय किए गए। कौन ज्वाइन कर सकता है? 18 से 40 उम्र की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इसमें फंडा क्या है? यदि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है तो आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलता रहेगा। शर्त यह है आपने पैसा डालता रहना है, बट 60 साल से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। और रिटायरमेंट पे पेंशन कितना मिलेगा? 1000, 2000, 3000, 4000 प्रति मास तक आपको मिल सकता है
ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस फंड में। इसे लागू कौन करेगा? पीएफआरडीए लागू करेगा, और पूरा पैसा आपको क्योंकि नियमित रूप से कंट्रीब्यूट करना है तो वो आपके बैंक सेविंग अकाउंट से कट होता रहेगा। यदि आप ऑन और जहां जैसे ईपीएफ में रहता है कि आप सरकारी कर्मचारी, आपने कुछ पैसा डाला, सामने सरकार ने को कंट्रीब्यूट किया, लाइक दैट, यहां पर कुछ सीन ऐसी है, अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर नहीं हो या फिर आप किसी और गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फायदा नहीं ले रहे हो, सच एज ईपीएफओ, कोल माइन, टी प्लांटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को यदि वो ज्वाइन करेगा तो वो जितना पैसा डालता रहेगा इस फंड में, सामने सरकार भी उसके फंड में उतना को कंट्रीब्यूट करती रहेगी फॉर द फर्स्ट 5 years। अब आप याद करो, वो स्वावलंबन स्कीम 2010 में आई, उसमें भी कुछ फंडा ऐसा ही था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एनपीएस ज्वाइन किया, सामने सरकार कुछ पैसा डालती रहेगी। सो अब ये क्योंकि मोदी सरकार आई तो पिछला बंद करके कुछ नया चालू करना है, सो दैट इज अटल पेंशन योजना। और बोला गया कि वो पुराना जो स्वावलंबन चल रहा था उसके सारे अकाउंट को तब्दील करके हम ये एनपीएस में इस प्रकार से अटल पेंशन वाले डाल देंगे, और यदि कोई वर्कर बोले कि मुझे नहीं माइग्रेट करना है तो उसका पुराना एनपीएस चलता रहेगा। अब आप सोचो, कोई वर्कर में इतनी गरीब आदमी को क्या इतना पूरा टेक्निकलिटी पता होगी, वो तो उसे फंड मैनेजर बोलेगा। एनीवेज, सो सोशल सिक्योरिटी उसका मीनिंग हिस्ट्री देख लिया, एम्प्लॉय उसका ईएसआईसी ईपीएफओ की थोड़ी हिस्ट्री सेलिएंट फीचर देख लिए, एनपीएस और अटल पेंशन योजना सेलिएंट फीचर देख लिए। अब हम अपने सेकंड पिलर पे आते हैं जो मेन अपने इस लेक्चर का मुद्दा है, इंश्योरेंस।